तो जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। जो चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है वो है कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन और उसकी बेसिक क्या वो डिक्लेरेशन है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जो हमने ऑलरेडी लैब में देख ली है। इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। इसकी टाइप्स में से डिफ़ॉल्ट और पैरामीटर्स को हम आज कवर करेंगे, उसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद जो बाकी दो टॉपिक्स है वो रिमेनिंग लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवा रहे हैं। ठीक है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, बस मैं फिलहाल हाईलाइट करती जा रही हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स वो होते हैं जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं देंगे हम। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स पास करवा रहे होंगे, उनकी डेटा टाइप्स बता के पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यूज वगैरह हम पास करवा सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर ये होता है कि एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करना है, यानी कि कॉपी करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में उसके डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। देन वी हैव क्लास डिस्ट्रक्टर्स। जब हम पूरा कंस्ट्रक्टर टॉपिक पढ़ लेंगे, इसकी टाइप्स देख लेंगे, इसकी डिक्लेरेशन, इसके तरीके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कहाँ इसको यूज़ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सके। जब ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हम कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रक्टर का टॉपिक है। डिस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर का अपोजिट कहते हैं, उसका इन्वर्स कहते हैं। कंस्ट्रक्टर अगर क्रिएट कर रहा है मेमोरी लोकेशंस को, मेमोरी लोकेशंस को क्रिएट कर, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रक्टर का काम होगा उस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना या अपने आप को डिस्ट्रॉय करने से मुराद ये बेसिकली कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन जो मेमोरी एलोकेट हो चुकी होगी उन ऑब्जेक्ट्स की वो डी एलोकेट हो रही होगी। डी एलोकेट यानी कि वो एड्रेसेस अवेलेबल हो रहे हैं आगे आगे डेटा के लिए या आगे चीज़ों के लिए, पहले वो रिजर्व हो चुके थे। क्रिएट करने के दौरान क्या हो रहा है, मेमोरी लोकेशन वो ऑब्जेक्ट्स रिजर्व कर रहे हैं। रिजर्व कर अपने लिए क्या कहेंगे, रिजर्व करना, अपने लिए असाइन कर लेना, बेसिकली एलोकेशन कर देना। और डिस्ट्रॉय करना मतलब कि वो डी एलोकेट हो गए, अब वो एड्रेसेस अवेलेबल हैं, आगे जो भी प्रोग्राम दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा या रैम को कोई और काम करना है तो वो एड्रेसेस अब उसके लिए मजीद काम करने के लिए अवेलेबल है। तो हम जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उसी तरीके से हम इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और ड्यूरिंग कंपाइलेशन ये सारा काम हो रहा होगा। तो ये टॉपिक हम आगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। Constructors, a type of member function that is automatically executed when an object of that class is created, is known as constructor. It is a special type of function. It is a member function which automatically executed as soon as its object is called. जैसे उसका ऑब्जेक्ट कॉल किया जाएगा, जैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, उस इंस्टेंट पे, उसी लम्हे ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेगा। इस फंक्शन का जो भी काम है करने को, प्रिंटिंग काम है तो प्रिंट कर लेगा, इनपुट लेना है तो इनपुट कर लेगा, कैलकुलेशन करना है, जो भी आपको काम करवाना है, जैसे हम ट्रेडिशनल फंक्शंस में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं कि इस फंक्शन का खास ये काम है, इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर में भी प्रोग्रामिंग उसी मेथड से कर रहे होते हैं और उस कंस्ट्रक्टर से हमें जो काम करवाना है हम करवा सकते हैं। समटाइम्स हाउएवर इट्स कन्वीनियंट इफ एन ऑब्जेक्ट कैन इनिशियलाइज इटसेल्फ बट इट्स फर्स्ट क्रिएटेड when it's first created without requiring a separate call to a member function. ये भी कन्वीनियंसी ये प्रोवाइड कर रहा है, आसानी आराम ही हमें प्रोवाइड कर रहा है कि ये अपने आप को खुद इनिशियलाइज कर लेते हैं। अदरवाइज क्या हो रहा था, हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स है उसमें हम वैल्यूज को खुद इनिशिएट हमें करना पड़ता था। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई गार्बेज वैल्यूज में रखी हुई होगी, गार्बेज वैल्यू की वजह से हमारा अगली जो भी कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, एरर्स हमारे गलत आ सकते हैं क्योंकि वो इनिशियलाइज नहीं होते, अपने आप को खुद इनिशियलाइज नहीं करते थे। कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल्स अपने आप को खुद इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज करने का मतलब ये अपनी वैल्यू खुद जीरो सेट कर देते हैं अगर इंटीजर है तो। इसी तरीके से अगर करेक्टर टाइप है या कोई और टाइप है तो वो अपना आपको नल करेक्टर कर देगा। नल करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन वैसे तो बुक्स में या कॉपी में जब हम लिख रहे होते हैं तो नल करेक्टर कैसे शो करें, तो हम /0 लिखते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे कोई करेक्टर मौजूद नहीं है, इट्स नल। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो अपने आप को खुद इनिशियलाइज कर लेते हैं। ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन इज क्रिएटेड आउट इज कैरिड आउट यूजिंग ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, और आपके पास स्पेशल ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो जाती है। द स्पेशल मेथड which reserves memory for a newly object is also known as constructors.
जो इस यही वही डेफिनेशन को घुमा के बोला गया है। इसकी जो दो खास रूल्स हैं, रूल्स कह लें या खास इसकी करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से आप इसको पहचान सकते हैं अगर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो, और अगर आपको खुद बनाना है तो इन रूल्स को आप फॉलो करके कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। वो दो रूल्स ये हैं कि नो रिटर्न टाइप, किसी किस्म का कोई रिटर्न टाइप नहीं होते इन मेंबर फंक्शंस के साथ। सेम नेम डेट ऑफ क्लास नेम, जो क्लास का नाम है उसी नाम से आप कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं, बिल्कुल सेम होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऊपर स्मॉल लेटर्स में क्लास डिफाइन की हुई है तो कंस्ट्रक्टर भी उसका स्मॉल लेटर्स में ही होगा। तो कंपाइलर को पता चल जाएगा सेम नेम देखते हुए कि ये कंस्ट्रक्टर है, यानी कि जैसे इसका नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये उसको कॉल कर लेना है। Constructor can work as a normal function, but it cannot return any value. Since it has no return type, so it cannot return any value. Point to be noted, क्योंकि हमने रूल लिख लिया कि नो रिटर्न टाइप, क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है, नॉट इवन void, हम void भी नहीं लिख सकते, तो हम कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास रिटर्न पाथ अवेलेबल नहीं है। इट इज़ नॉर्मली डिफाइंड इन क्लास टू इनिशियलाइज डेटा एंड मेंबर। तो अब इसका काम क्या है, चूंकि वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता तो हम इसको किस काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए इसको नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। व्हेन वी क्रिएट अवर क्लास memory do not occupy, but when we make our object memory occupy and it is due to constructor. जब हम क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं तब तो मेमोरी एलोकेशन नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्लास जो है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है। लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब हमने क्लास डिफाइन कर दी है बट इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी स्पेस, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एलोकेटेड इन मेमोरी, उसका कोई एड्रेस नहीं होता। तो वही चीज़ है कि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हो रही होती, बट व्हेन वी मेक अवर ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे ही हम उस क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर के लिए भी है। जब हम कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं जो कि ज़ाहिर ऑब्वियसली क्लास ही के नाम पर है, तो इसकी मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है। मेमोरी एलोकेशन चूँकि अगर हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं वट एवर, तो हमें उससे डी एलोकेट भी करने आना चाहिए। जिस तरीके से हम उसको एलोकेट करवा रहे हैं हमें डी एलोकेट भी करने आना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टर वो टॉपिक है जिसके थ्रू हम मेमोरी के एड्रेसेस को डी एलोकेट कर सकते हैं। बहरहाल सिंटैक्स में आ जाते हैं क्विकली। हमारे पास सिंटैक्स क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। जो भी क्लास आप बना रहे हैं विद इन दैट क्लास आपने उसी क्लास का नेम यूज़ किया। चूँकि ये मेंबर फंक्शन है तो फंक्शन की पहचान ही राउंड ब्रैकेट्स है। चाहे आप बिल्ट इन फंक्शंस कॉल कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग में तो भी आप ब्रैकेट्स इसकी पहचान होती है, फंक्शंस की आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद आपने मेंबर फंक्शन का नाम देने के बाद आपने जो भी उसमें काम करवाना है वो बॉडी डिफाइन की विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। क्लास से बाहर आ गए, आप मेन में चले गए, मेन में जाके आपने ऑब्जेक्ट्स बना दिया। आप चाहे तो क्लास एंड करने के बाद बिफोर सेमीकोलन आप वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। दोनों तरीके हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और अब इंशाल्लाह हमारे यूज़ में भी रहेगा। नेम के बारे में क्या स्पेसिफिक कमांड्स हैं आपके लिए कि इट इज नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, नेम मस्ट बी सेम एज द नेम ऑफ क्लास। जो क्लास का नाम है बस वही नाम रखना है। तो ये तो जिंदगी आसान हो गई, जो ना क्लास का नाम है वही हमने नाम रख दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। इन विच कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर, एक कंस्ट्रक्टर क्लास से जो कंस्ट्रक्टर है वो अपनी ही क्लास से बिलोंग करता है, ज़ाहिर है वो उसी नाम का बना हुआ है तो वो उसी क्लास से बिलोंग करेगा। तो हमारे पास जिस क्लास में हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर पे रखना होगा। प्रोग्राम एग्जाम्पल्स अभी हम करके भी देख लेंगे। एग्जाम्पल एक आप बना लीजिएगा, एक टीचर बना लेंगी, तो इस तरह मिलजुल के प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट अ क्लास दैट डिस्प्लेस अ सिंपल मैसेज ऑन द स्क्रीन व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। एक सिंपल मैसेज के हमें टाइप करना है, जैसी क्लास क्रिएट हो वो मैसेज स्क्रीन पर टाइप हो जाए। भी कर लेते हैं इसको, फिर हम कोशिश करेंगे मिलके ये काम करने की कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। हम एरिया फाइंड करें रेक्टेंगल का, लेकिन हम ये काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवाएं। एरिया फाइंड करने के लिए हमें पैरामीटर्स चाहिए होंगे। पैरामीटर्स के लिए हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं अगला, जो कि है मिस ये जो पैरामीटर। आपने हाँ, मिस ये जो आपने नेम वाला बताया था फिर से एक दफा रिपीट कर दें। नेम वाली बात यह है कि हम जो क्लास डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास का नाम रखा है क्या नाम है, कोई कार्ड्स रख दिया क्लास का नाम। तो जब मैं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगी तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्लास का नाम मैंने कार्ड्स रखा है तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगी कार्ड्स और उसके बाद ब्रैकेट और उसके अंदर कार का जो भी काम मुझे करवाना है वो मैंने फंक्शन में टाइप कर दिया।
तो नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। इसका मतलब ये है कि मैं एक क्लास के अंदर अगर 4 कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर रही हूँ तो चारों के नाम सेम होंगे और चारों के नाम कार्स होगा। ये नहीं हो सकता कि एक कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने रख दिया कार्स 1, दूसरे का रख दिया कार्स 2, तीसरे का रख दिया कार्स 3। डेट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, फिर मैं किसी और कोई फंक्शन और डिफाइन करना चाह रही हूँ उस नाम का। कंस्ट्रक्टर बनाने के जरूरी है कि जो क्लास का नाम है वो, तो अगर मैं अंदर 4 क्लासेस बना रही हूँ तो चारों का नाम कार्स होगा। लेकिन फिर उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा ओवरलोडिंग का, वो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो आपके सवाल था उसका जवाब ये है कि जो क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ठीक है। अब आ रहे हैं, ओके, अब हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक को हम कह रहे होते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड, एक को हम कह रहे होते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। बुक में और हर जगह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्ड ज्यादा यूज हुआ है। अब बुक में जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्ड ज्यादा यूज हुआ है, तो इसका मतलब है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स की बात हो रही है। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट टेक एनी पैरामीटर्स। अभी जो हमने एग्जांपल देखी, जो अभी सॉरी सिंटैक्स देखा, ये जो सिंटैक्स है ये नॉन पैरामीटराइज्ड के लिए वैलिड है। नॉन पैरामीटराइज्ड क्या हुए कि मैंने इसके अंदर कोई पैरामीटर ही नहीं दिया है। तो ये वाला जो सिंटैक्स है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स का सिंटैक्स है, या हम कह सकते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड का सिंटैक्स है। पैरामीटराइज्ड के सिंटैक्स में क्या फर्क होगा? बस नेम के अंदर यहाँ पे मैं पैरामीटर्स दूंगी। मैंने इसके अंदर लिख दिया इंट ए, एक पैरामीटर पास करवा दिया इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल, तो ये मेरे पास पैरामीटराइज्ड का सिंटैक्स हो गया। अभी हम देख लेंगे एग्जांपल प्रॉब्लम जब करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे तो उस पर हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या है कि इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं होगा, तो आप कोड में देखते ही पहचान लेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि नाम सेम होगा और फौरन आप कह देंगे कि ये डिफॉल्ट है, क्योंकि आपको कोई पैरामीटर पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। तो हमें ज़ाहिर है एक तो हमें कोड बनाना आना चाहिए, फिर जो दूसरे लोग कोड बना रहे हैं, जो दूसरे कोडिंग है, उनको हमें पढ़ने भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसी जैसे एक अच्छे इंजीनियर को सर्किट्स पढ़ने आना चाहिए, सर्किट देख के वो सब बता दे कि भाई ये किस चीज़ का सर्किट है। तो इसी तरीके से आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो एक अच्छे प्रोग्रामर को कोडिंग पढ़ने भी आना चाहिए कि काम क्या हो रहा है। तो इस तरह आपको पहचान हो जाएगी कि कोई पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। इफ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली, अगर प्रोग्रामर खुद नहीं बता रहे, then the compiler provides implicit default constructor। डिफॉल्ट का काम ही यही होता है क्लास के। अगर डिफॉल्ट के जनरल टर्म क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम स्विचेस पर डिफॉल्ट कमांड यूज कर रहे होते हैं, अगर कोई केस वैलिड नहीं हो रहा है तो ये केस चल जाए, ठीक है। यानी हम एक ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर हमारे पास मोबाइल में हम अपनी मर्जी की सेटिंग कर लें तो हमें वो भी अलाउ है। अगर हम अपनी मर्जी की सेटिंग नहीं करें तो मोबाइल में डिफॉल्ट सेटिंग्स की भी होती हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जो मशीन की अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू या मशीन की अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें सेट हुई हुई हैं। तो अगर प्रोग्रामर खुद नहीं बता रहा है कोई कंस्ट्रक्टर कि ये डिफॉल्ट है, तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बना रहा होता है। तो ये हमारे लिए हिडन इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि अब तक हम खुद तक तो हमें कंस्ट्रक्टर पढ़े ही नहीं थे, तो हम कंस्ट्रक्टर बनाए नहीं रहते, तो हम तो अपने फंक्शंस बना रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर खुद कोई कंस्ट्रक्टर बना रहा था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर्स बना रहा था। इन दैट केस द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर जीरो, और सिंस उसकी वैल्यूज भी जीरो थी तो वो हमारी चीज़ों को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसा है कि अगर प्रोग्रामर खुद नहीं बताता कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर का काम है कि वो खुद बता दे। दैट इज व्हाई आल्सो इट इज नोन एज डिफॉल्ट। और कंपाइलर ही का काम है कि उसमें वो जो जो ऑब्जेक्ट्स रख रहा है या जो जो चीज़ें वो बना रहा है उसकी वैल्यूज को वो जीरो इनिशियलाइज कर रहा होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, अ कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसी सिंटैक्स में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप पैरामीटर डिफाइन कर दे तो हम उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं। अब वो एक हो तब भी पैरामीटराइज होगा, आप 12 डिफाइन कर दे तब भी पैरामीटराइज होगा। यानी आप कम से कम एक अगर उसमें डिफाइन कर दे तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। दिस इज प्रेफर्ड मेथड टू इनिशियलाइज मेंबर डेटा। अगर हमें वेरिएबल्स खुद इनिशियलाइज करने हैं, वैल्यूज खुद देनी है, हमें देना चाह रहे हैं कोई वैल्यूज, तो ज़ाहिर डिफॉल्ट तो कोई वैल्यू लेके जा नहीं रहा क्योंकि उसके पास तो पैरामीटर है ही नहीं।
तो हम फिर पैरामीटराइज को प्रेफर करते हैं कि हम खुद वैल्यूज भेज दें। ये वैल्यू रखो, x की वैल्यू अगर हम नहीं भेज रहे नॉन पैरामीटराइज में तो वो 0 रख रहा है, हम चाहे x की वैल्यू भेजना तो हम पैरामीटर सेट करते हुए 10 वैल्यू भिजवा सकते हैं। तो अब x हमेशा के लिए 10 हो जाएगा जब तक हम उसकी वैल्यू चेंज ना करें। अब हम आ जाते हैं क्लास, बोले मैंने पूछना था कि कंपाइलर का, जैसे आपने बताया कि अगर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं कर रहा तो कंपाइलर ऐड कर देगा उसे। हाँ, वो विजिबल नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि कंपाइलर का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें कोई सी आउट कमांड नहीं होगी, तो हमें रन करते हुए कोई डिस्प्ले तो आ नहीं रहा होगा। तो कंपाइलर का कंस्ट्रक्टर क्या होगा कि वो एक लोकेशन एलोकेट कर देगा और इसी तरीके से कंपाइलर भी प्रोग्राम खत्म करते हुए डिकंस्ट्रक्टर भी खुद ही एलोकेट कर रहा होता है, तो उसको डी एलोकेट भी कर रहा होता है। ये थोड़ी सी चीजें जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट भी काम कर रहे होते हैं। बाय डिफॉल्ट से मतलब ये है कि आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, आपने प्रोग्राम बनाया हुआ, उसके कार्ड्स के अंदर आपने 2 फंक्शन बना दिया, कार्ड 1 कार्ड 2 काम करवा रहे हैं। तो कंपाइलर खुद ही एक सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर बनाता है और जब प्रोग्राम कंपाइल होकर बंद हो रहा होता है तो वो खुद ही उसको डिकंस्ट्रक्ट भी कर रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसके, ये वाकई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हम आगे जब थोड़े और हैवी टॉपिक्स पढ़ लेंगे उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कंपाइलर की अपनी जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम स्टडी करना सीखेंगे। अभी कराओगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमसे बनाना सीख रहे हैं, अभी हम उसका किया हुआ काम कर देखना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा दूंगी इंशाल्लाह, कोई वो मसला नहीं है। ओके मिस। ठीक है, अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा कोडिंग की तरफ। Let me start Visual Studio. कोई भी एक फाइल मैं बनाई खोल लूँ ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। उसमें नया एडिटर खोल के नई प्रोग्रामिंग कर लेंगे अभी हम। कमेंट कर देते हैं ताकि ये प्रोग्राम हमें डिस्टर्ब ना करे दूसरे प्रोग्राम चलाने में, और बाकी भी चेक कर लेते हैं कि सब कमेंटेड हुए हुए हैं। यस, काम हमें ये करना है। क्लास 1 करते हैं। राइट अ क्लास that displays a simple message on the screen whenever an object of that class is created. जिनकी लैब मिस हो गई है तो वो भी ये है कि यहाँ पे उनका टॉपिक कवर हो जाएगा। राइट अ क्लास that displays a simple message on the screen। हमें चूंकि क्लास का पर्टिकुलरली नाम नहीं बोला गया तो क्लास हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। क्लास का नाम हमने रख दिया, ठीक है। क्लास डिफाइन की हमने। काम क्या करना है हमें, डिस्प्ले अ सिंपल मैसेज ऑन द स्क्रीन। कंस्ट्रक्टर क्लास ये नोट कर लीजिए, कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक में डिफाइन किया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको हमेशा पब्लिक डोमेन में डिफाइन किया जाता है।
लिमिटेशन भी इसको कह सकते हैं, लिमिटेशन है कि हम उसको किसी और उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए अभी हमने सिंटैक्स पढ़ा है कि बिल्कुल क्लास का नाम होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्लास का नाम रखा। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स। क्या सिंटैक्स हुआ इसका कि एग्जैक्टली नेम जो क्लास का नाम है, उसके बाद जो है आपके पास राउंड ब्रैकेट्स हैं एम्प्टी। उसके बाद हमें काम करवाना है राइट क्लास डेट डिस्प्लेस मैसेज, और हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया हेलो एंड गुड आफ्टरनून फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके बाद हमने कह दिया कि एंड एल हो जाए, और यहाँ पे हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। मेन में गए हम, वाइड मेन में जाके हमने बना दिया, नाम क्या रखा गुड, और इसको हमने कह दिया जीवन। एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, बिल्ड किया। कोई एरर है तो रिमूव कर देंगे। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग और शेयर स्क्रीन। और हमने कोई कमांड मेन में अगर आप लोग को अभी कोडिंग याद हो तो मेन में हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके छोड़ दिया था। अब तक इससे पहले तक हम क्या करते, जब तक हमने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा हुआ था, हम बकायदा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट या एक्सेसिंग ऑपरेटर लगाकर फंक्शन को कॉल करते थे जिस फंक्शन का काम करवाना होता था। फिर वो फंक्शन का काम होता था प्रिंट करना या जो भी उससे हमें काम करवाना है। और आपके ही सेक्शन में शायद किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सी आउट की कमांड जो है वो मेन में बगैर फंक्शन कॉल किए वो नहीं चल सकती, यानी अगर हम फंक्शन में सी आउट कमांड दें तो हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो अब चूंकि हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया है तो अब आप देख रहे हैं कि बगैर उस पर कॉल किए हुए फंक्शन को हम फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक वो हमें अब तरीका भी पता चल गया, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल तो जो भी मैसेज था हेलो एंड गुड आफ्टरनून वो हमारे पास प्रिंट होकर यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहा है। कोडिंग में वापस जाते हैं। अब क्लास लिसन, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। मैंने कहा G2 एक ऑब्जेक्ट है, G3 एक ऑब्जेक्ट है, G4 एक ऑब्जेक्ट है, G3 एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस वक्त मैंने 3 इंस्टेंसेस या 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं। अब हम देखते हैं अब क्या इसमें चेंज आया। बिल्ड सॉल्यूशन किया, स्क्रीन शेयर की, 3 ऑब्जेक्ट बनाने से आप देखें वही कमांड वही फंक्शन 3 दफा चल गया, और उस फंक्शन का काम ये था कि ये मैसेज डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास मैसेज इजीली डिस्प्ले हो गया, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अब हम क्लास टास्क 2 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास 5-6 मिनट रह गए। टास्क 2 है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ताकि हम पैरामीटराइज की भी एग्जांपल वो कर लें, इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, और इसमें आप लोग जो है मिलकर बताइए कि क्या हमें क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करनी पड़ेंगी अपने कोडिंग में। अब हम कर रहे हैं क्लास टास्क 2। टास्क 2 में हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए हमें एरिया फाइंड करना है, और मैं चाह रही हूँ कि नॉन पैरामीटराइज तरीका करूँ। क्या क्या आपके जहन में आइडियाज आ रहे हैं, किस किस तरीके से काम हो सकता है? मिस पहले सी आउट से वो यूजर से हम लेंथ और ब्रेथ ले लें एंड देन उसको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दें, अगर नॉन पैरामीटराइज करना है। और अगर पैरामीटराइज करना है तो फिर हम मेन में उसको लेंथ और ब्रेथ जो है वो आर्गुमेंट्स के तौर पे जो है ना भेज दें। चले हम ऐसा करते हैं। अभी मुझे क्लास में डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है। मैं लेंथ और ब्रेथ क्लास में लूँ या मेन में लूँ?
मिस नॉन पैरामीटराइज करना है। हाँ, नॉन पैरामीटराइज बताइए। मिस वो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होंगे ना फिर। आई मीन के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम जो है वो ऐड कर देंगे कि लेंथ यूजर से ले लेंगे सीन की कमांड से। यहाँ पे हमने लिख दिया इंट लेंथ फॉर एग्जांपल, ज़रा पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज नहीं, सॉरी पैरामीटराइज की एग्जांपल बताइए। मैंने शायद नॉन पैरामीटराइज कह दिया था, पैरामीटराइज में हमें करना है लेंथ। पैरामीटराइज में मिस इसमें हम लेंथ और ब्रेथ इसमें लेंगे और मेन के अंदर जो है जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ हम दे देंगे लेंथ और ब्रेथ, वो यहाँ आ जाएगी फिर। यहाँ पे एक मिनट में इसको जरा ब्रैकेट नीचे करती हूँ। जीवन किया हमने, ठीक है, जीवन के साथ। अब फौरन यहाँ पे एरर भी आ गई है, तो जीवन ये कह रहा है कि अब पहले नॉन पैरामीटराइज था तो इसलिए एरर नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने जैसे ही ऊपर पैरामीटर दिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर आ रहा है। और आपने बोला यहाँ से हम वैल्यू पास करवा देते हैं, हमने फॉर एग्जांपल 10 दे दिया और 20 दे दिया, ठीक है। और इसमें हम अब ये हटा के कह देते हैं कि प्रिंट कर दो एरिया इज, और फॉर्मूला भी इसी में बना देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल की बात हो रही है तो ये हो जाएगा लेंथ LE, क्या रखा है LENGTH रखा है वेरिएबल हमने, और ब्रेथ का ये वेरिएबल रखा है हमने, और इसको हम ऐसे कर दिया। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रेक्टेंगल फाइंड करना है। और हमने इस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम बनाया है G2 G3। इसको फिलहाल यहाँ से हम हटा देते हैं, एक के लिए चल जाएगा, फिर हम बाद में वेरिएबल से ऑब्जेक्ट सेट करके देखेंगे। बिल्ड करते हैं, बिल्ड सॉल्यूशन। फिलहाल तो कोई एरर नहीं है, लॉजिकल एरर भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसकी स्क्रीन शेयर करें तो हमने क्या क्या किया, हमारे पास आ गया एरिया 200 और हमने वैल्यूज दी थी 10 और 20, ठीक है। तो हमारे पास नॉन पैरामीटराइज का जो सिंपल तरीका हुआ वो हमने देख लिया, हमारे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। पैरामीटराइज का सिंपल तरीका हमने देख लिया, प्रोग्राम हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गया। प्रोग्राम में हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की एक दफ़ा कोड में देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। सिंटैक्स में हमने पढ़ा था कि हमें कोई ना कोई पैरामीटर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस वक्त 2 की ज़रूरत थी, तो हमने 2 पैरामीटर पास किया। पैरामीटर देने का तरीका बिल्कुल वही है जो ट्रेडिशनल फंक्शंस में हम फॉलो कर रहे होते हैं। पहले डेटा टाइप वेरिएबल कॉमा डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल। प्रिंट करवा दिया हमने एरिया इज, जो भी मैसेज प्रिंट कराना है, और जो भी वैल्यूज इसको मिली थी उसको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया, या जो भी फॉर्मूला था वो हमने इसमें लगा दिया। मेन में हमने जीवन भेजा 10 20 के साथ। अब हम ये काम कर रहे हैं कि एक G2 यहाँ से भेज रहे हैं। अब देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास एरर आ रहा है क्लास नो एप्रोप्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल। G2 अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा है जो इसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो इनिशियलाइज किया ही नहीं है, हमने किया है पैरामीटराइज। तो जब हम पैरामीटराइज करेंगे तो हमारा डेटा देने का क्या तरीका होना चाहिए, यहाँ पे हमें साथ कोई इसके वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अब ये और ये सिंटैक्स मैच हो गया, यानी हमारे पास सिंटैक्स एरर हमने एक सॉर्ट ऑफ बनाया, खुद ही जान के क्रिएट किया, ताकि हमें एरर जब आए फाइल में, जब आप लोग करेंगे तो ये एरर्स आ रहे होंगे, तो ये एरर आप कंफ्यूज ना हो। आपने चूंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए हैं, तो जो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको 2 पैरामीटर्स पास करने हैं इंटीजर टाइप के, ठीक है। हम बिल्ड कर लेते हैं। याद रखिएगा एक दफा हमने 7 और 8 दिया है और एक दफा हमने 10 और 20 दिया है। तो हमारे पास एरिया आ गया, पहले हमने 7 8 दिया था, पहला वाला पहले कॉल हुआ। G2 हालांकि वेरिएबल हमने बाद में डिक्लेयर किया, लेकिन पोजीशनिंग उसकी सीक्वेंस में पहले आ रही है। तो पहले 7 और 8 के हिसाब से एरिया बन गया, फिर हमने पैरामीटर दिए थे 10 और 20 और ये 10 और 20 के हिसाब से बन गया। यहाँ पे हम क्लास भी रोकते हैं, जूम भी जो है वो बंद होने वाला है। फिर 5 मिनट बाद हम आएंगे फॉर अटेंडेंस एंड क्वेश्चन आंसर सेशंस।